नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीके बाय प्रेम सर क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। और अपने जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक हमारा है जियोग्राफी का, जो भौतिक प्रदेश के संदर्भ में हमारे वीडियो चल रहे थे, जिसको अपने क्रमबद्ध करने के लिए हमने पढ़ लिया था जो महान मरुस्थल है उसके बारे में, अर्थात उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है उसके अंदर हमने महान मरुस्थल, जिसको शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, इसका आपने पूर्ण अध्ययन कर लिया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखें। और आज हम इस लघु या अर्ध शुष्क प्रदेश या अर्ध जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो जो लघु मरुस्थल है या जो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इसको ध्यान रखना। एक तो ये आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम है वो किया है 25 सेमी समवर्षा रेखा ने। 25 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में बांटने का काम किया गया है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को। और ये जो लघु मरुस्थल है या जिसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं, इसके भी आगे 4 उपभाग है। 4 है जो उपभाग है, और ये 4 उपभाग है, इनके संदर्भ में बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है गग्गर का मैदान। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना है गग्गर का मैदान, और उसके बाद में अपने बात करनी है शेखावाटी प्रदेश की। शेखावाटी प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और फिर अपने बात करनी है नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी उच्च भूमि के संदर्भ में बात करेंगे। और फिर ये जो चौथा इसका उपभाग है वो है विद्यार्थियों लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, इसके संदर्भ में हमने सिर्फ इन 4 टॉपिकों पे बात करनी है। लघु मरुस्थल या अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है इसको 4 उपभागों में बांटा गया है, जिसमें गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन है जो ये क्षेत्र शामिल है। अब हमने इनका अध्ययन है वो एक एक करके करना है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करना न भूलें, और अपने मित्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो क्रमबद्ध दिए जा रहे हैं उसका उनको भी फायदा मिले। तो देखिए, आज अपने पढ़ेंगे गग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी व लूणी बेसिन। तो इसको साथ साथ में आप नोट करें। अब हम अपने जो 1 नंबर टॉपिक है उसकी बात करेंगे गग्गर का मैदान। इसकी बात करेंगे विद्यार्थियों गग्गर का मैदान की। तो इस प्रदेश के अंदर कितने जिले आते हैं, कौन सा प्रदेश इसमें शामिल है और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो गग्गर का मैदान है इसमें हमारे 2 जिले आते हैं। एक तो आता है श्री गंगानगर और दूसरा जिला आता है हनुमानगढ़। ये 2 जिले आते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपने। गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो गग्गर के मैदान में आता है, क्योंकि गग्गर का जो मैदान है वो गग्गर नदी के द्वारा निर्मित है। गग्गर नदी के द्वारा निर्मित मैदान है, नदी द्वारा निर्मित है। और जो गग्गर का मैदान है वो गग्गर नदी के द्वारा निर्मित है, अर्थात यहाँ की मिट्टी है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ की सबसे मुख्य विशेषता या जो प्रमुख बात है गग्गर के मैदान के संदर्भ में, हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पे 2 तो जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये क्षेत्र है वो गग्गर नदी के द्वारा निर्मित है, अर्थात यहाँ की मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो गग्गर नदी है, गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र जो दोस्तों उसी को किस नाम से जानते हैं, तो प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है राजस्थान में नाली कहा जाता है, और इसी को पाट कहा जाता है। नाली या पाट कहा जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो फसल होती है उसका नाम है चावल।
दोस्तों चावल सर्वाधिक होने वाली इस प्रदेश की फसल है, अर्थात जो गग्गर का मैदान है इसमें चावल की जो फसल है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होने वाली जो फसल है वो कौन सी है? तो वो फसल विद्यार्थियों कौन सी है? चावल की फसल है। और ये जो किस्म कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना, बासमती किस्म के चावल यहाँ पर बोए जाते हैं, या सर्वाधिक जिस चावल का उत्पादन होता है यहाँ पर वो बासमती चावल का होता है। दोबारा से आपको रिपीट करना है कि गग्गर का मैदान वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, जिसको कोई समय के अंदर योधेय क्षेत्र भी कहा जाता था, योधेय क्षेत्र के नाम से भी जानते थे। और ये मैदान है वो गग्गर नदी द्वारा निर्मित है, जहां पर प्राचीन समय के अंदर सरस्वती नदी बहा करती थी। और जो गग्गर का प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली या पाट कहा जाता है। सर्वाधिक जहां पर होने वाली फसल कौन सी, सर्वाधिक फसल कौन सी होती है? तो चावल की फसल होती है, जिसकी किस्म की बात करें तो वो बासमती किस्म के चावल है यहाँ पर सर्वाधिक होते हैं। इस क्षेत्र के बारे में हमने ये जो बात की है कि जो गग्गर का मैदान है, तो अब अपने इस गग्गर के मैदान के संदर्भ में आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे अपने बात करते हैं इस प्रदेश की और क्या कोई विशेषता है। तो जल्दी से नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट ले आप इसका, वरना स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो इसका। तो अब इसके बाद में आपने इस प्रदेश के बारे में या जो गग्गर का मैदान है इस प्रदेश के बारे में जो अपने जो बातें पढ़ी है उसमें आपने ये भी जो ध्यान रखना है, प्रदेश में सबसे प्राचीन या सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष है वो इसी क्षेत्र में मिले हैं, कालीबंगा के अंदर। और इसी प्रदेश में हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसी के किनारे या जो गग्गर का मैदान है इसी के अंदर रंग महल सभ्यता भी पाई जाती है। ये आपको एक्स्ट्रा बातें याद रखनी है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। बटनेर का दुर्ग कहाँ है? गग्गर के किनारे है। रंगमहल सभ्यता कहाँ है? तो गग्गर के किनारे है। ये इस प्रदेश के अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है। अब अपने गग्गर के मैदान के बाद में बात करेंगे जो शेखावाटी का क्षेत्र है 2 नंबर पे, उसकी बात करेंगे। तो आपने 2 नंबर डालना है और उसमें लिखना है जो शेखावाटी प्रदेश। 2 नंबर पे आपने नोट करना है शेखावाटी प्रदेश। और जो शेखावाटी प्रदेश है उसके बारे में पहले तो आपको जिलों का पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें आता है विद्यार्थियों चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये जिले आते हैं शेखावाटी प्रदेश में। चूरू, झुंझुनू, सीकर वाले जो जिले हैं वो आते हैं शेखावाटी प्रदेश में। और शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत ध्यान रखना जो कच्चे कुएं होते हैं, क्या होते हैं? जो कच्चे कुएं होते हैं इनको जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है कच्चे कुओं को। तो विद्यार्थियों जो पक्के कुएं होते हैं, कौन से? जो कुएं पक्के होते हैं उनको कहा जाता है नाड़ा, उसको नाड़ा के नाम से जाना जाता है। और एक बात आपने ये भी नोट करनी है कि जोहड़ का सबसे गहरा जो भाग होता है, गहरा जो भाग होता है बीच के अंदर, उसको चोभी कहा जाता है, उसको चोभी के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देखिए, शेखावाटी प्रदेश में चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं। यहाँ की कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, तो जो पक्के कुएं हैं उनको नाड़ा कहा जाता है। और जोहड़ का सबसे जो गहरा भाग होता है उसको चोभी के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये नोट भी करना है कि शेखावाटी प्रदेश में, शेखावाटी जो प्रदेश है इस प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं घास के मैदान। इस प्रदेश में पाए जाते हैं घास के मैदान। और इन घास के मैदानों को
बीड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस प्रदेश के अंदर जो घास के मैदान है उनको बीड़ कहा जाता है। और इसी क्षेत्र के बिल्कुल पास में आता है ढूंढाड़, और ढूंढाड़ के अंदर जो कुएं होते हैं इन कुओं को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, बेरा कहा जाता है। ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को बेरा कहा जाता है। और ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जो घास के मैदान होते हैं, घास के जो मैदान है उनको बीड़ा कहा जाता है। दोनों में अंतर देख लेना आप। शेखावाटी प्रदेश के जो घास के मैदान है उनको बीड़ कहा जाता है, और जो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर घास के मैदान है उनको बीड़ा कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना। शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, और पक्के जो कुएं होते हैं उनको नाड़ा कहा जाता है, और उनका जो गहरा भाग होता है उसको चोभी कहा जाता है। ये आपने नोट कर लिया। तो इसके बाद में अपने बात करेंगे, दो शब्द आते हैं खादर और बागर। उनके संदर्भ में बात करें तो आपने लिखना है खादर। खादर के बारे में नोट करना है कि वह क्षेत्र जहां नदियों के द्वारा, वह क्षेत्र जहां नदियों के द्वारा नवीनतम उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है। नवीनतम उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, उस प्रदेश को खादर कहा जाता है। उस प्रदेश को खादर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना कि वह स्थान जहां पर नदियों के द्वारा नवीनतम, ध्यान रखना खादर का मतलब होता है नवीन मिट्टी, नवीन मिट्टी होती है। तो आपने ये याद रखना है नवीन मिट्टी, लेकिन परिभाषा में ये लिखना है कि वह क्षेत्र जहां नदियों के द्वारा नवीनतम उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, उस प्रदेश या क्षेत्र को खादर के नाम से जाना जाता है। या वह मैदान है वो खादर से निर्मित मैदान माना जाता है। और उपजाऊ का मतलब होता है जिसमें खाद की मात्रा सर्वाधिक होती है, और खाद से ही खादर शब्द बड़ा है। ये भी ध्यान रखना है आपने। अब एक शब्द आता है जिसका नाम है बागर। खादर आपने नोट कर लिया, तो अब आपने लिखना है बागर के बारे में। ये शब्द का मतलब क्या है? तो शब्द आता है बागर। खादर के बाद में बागर जो शब्द आता है, तो इस शब्द का मतलब समझना है बंजर से। खादर का तो मतलब समझा खाद है उसमें, और खाद वाली भूमि उपजाऊ होती है, और उपजाऊ वही भूमि होगी जो नवीन मिट्टी वाली होगी। तो इस प्रकार जो नई मिट्टी लेकर आई जाती है नदियों के द्वारा, जिसमें मिट्टी जो उपजाऊ होती है वो खादर कहलाती है, जिसमें खाद की कमी नहीं होती। और बागर है जिसको अपने बंजर कह सकते हैं, जो बागर है उसको बंजर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले तो नदियों द्वारा मिट्टी इकट्ठी की गई, लेकिन जब नदियों के द्वारा अपना रास्ता चेंज कर लिया गया, नदियां है जो अपना रुख बदल लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है, और इस स्थान तक अपना नवीनतम जल या मिट्टी नहीं पहुंचाती, तो वो बागर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या वह क्षेत्र बागर मैदान कहलाता है। अब यहाँ पे जो बागर के बारे में लिखना है कि पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी, और पुरानी मिट्टी कौन सी? जो नदियों के द्वारा लाई गई है उसे पुरानी मिट्टी कहेंगे। और पुरानी मिट्टी होती है वो हो जाती है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ हो जाती है। और अनुपजाऊ का मतलब है कि वो बंजर हो जाती है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि नदियों के द्वारा जहां मिट्टी जमा की गई परंतु लंबे समय से उस स्थान पर जहां पहले मिट्टी इकट्ठी हुई थी उस स्थान पर
अब नदियों के द्वारा पानी नहीं पहुंचता, अब नदियों के द्वारा पानी नहीं पहुंचता, पानी और पानी पहुंचेगा तो उसके साथ में मिट्टी पहुंचेगी, तो पानी और मिट्टी नहीं पहुंचता, जिसके कारण पहुंचता, जिसके कारण वह भूमि है जो धीरे धीरे बंजर होती जाएगी या मिट्टी अनुपजाऊ होती जाएगी, इसलिए उस प्रदेश या भाग को बागर कहा जाता है। लेकिन आपने बागर का मतलब याद रखना है, पुरानी मिट्टी जो अनुपजाऊ हो जाती है और अनुपजाऊ से भूमि हो जाती है बंजर, और बंजर से ही बना है बागर। ध्यान रखना, बंजर से ही क्या शब्द बना है, बागर शब्द का जो आविष्कार हुआ है। अब अपने नेक्स्ट इसके संदर्भ में खादर और बागर के बारे में बात की है। अब एक शब्द आता है बीहड़, किसे कहते हैं, इसी प्रदेश के अंदर एक शब्द आता है बीहड़। तो ध्यान रखना, बीहड़ किसे कहते हैं, नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव, नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव भी कहते हैं, और किसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन भी कहा जाता है। नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव या अवनालिका अपर्दन की वजह से जहां जिस स्थान पर बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं और उन खड्डे वाले स्थानों को ही बीहड़ कहा जाता है। ध्यान रखना कि नदियों के द्वारा जब मिट्टी का कटाव होता है और अब या इसी को बोलते हैं अवनालिका अपर्दन बोलते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में जब बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं तो उन खड्डों वाले स्थान को ही बीहड़ कहा जाता है। और अपने जब चंबल बीहड़ के बारे में बात करेंगे तो सर्वाधिक बीहड़ है वो हमारे धौलपुर में पाया जाता है, और राजस्थान में कुल बीहड़ भूमि की बात करें तो 2800 वर्ग किमी है, 2800 वर्ग किलोमीटर पर बीहड़ भूमि पाई जाती है। ये आपने इसके संदर्भ में नोट करना है। शेखावाटी प्रदेश के बारे में हमने बात की है। अब अपने नागौरी उच्च भूमि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नागौरी उच्च भूमि है उसके बारे में बात करनी है। नंबर 3 है नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात करनी है। तो नागौरी उच्च भूमि के अंदर जो प्रदेश आता है वो कौन सा प्रदेश आता है, तो ध्यान रखना शेखावाटी व जो लूणी बेसिन है, लूणी बेसिन, इस लूणी बेसिन व शेखावाटी के जो बीच का क्षेत्र है वही बीच का क्षेत्र आता है नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत। अब यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे है कि नागौरी जो उच्च भूमि है, इस भूमि के अंदर क्या है, इस भूमि के अंदर पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और सोडियम क्लोराइड की वजह से यहाँ का भूमिगत जल है वो खारा होता है। मतलब यहाँ की जो झील है उनके अंदर यदि नमक अपने पैदा करते हैं तो वो खाने योग्य नहीं होता है। जैसे डीडवाना झील है तो इन झीलों का नमक खाने योग्य नहीं होगा क्योंकि इसकी भूमि में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इसका ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पे आपने देखना है कि इस प्रदेश का जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल है उस जल में पाया जाता है फ्लोराइड, फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और इसी फ्लोराइड की वजह से लोगों के हो जाते हैं दांत है वो पीले, दांत पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और उसके बाद में इंसान की कुबड़ निकल जाता है, कुबड़ निकल जाता है। ये आपने नोट करना है। इसलिए कुबड़ निकल जाता है
और ये जो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है इसमें ध्यान रखना है, नागौर व अजमेर, नागौर व अजमेर के जो बीच का क्षेत्र है इसको इसी कुबड़ निकलने वाले क्षेत्र के आधार पे कहा जाता है कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहा जाता है। इसी को कहा जाता है बांका पट्टी भी कहा जाता है। इन दो नामों से जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि जो भूमि है वो शेखावाटी व लूनी बेसिन के बीच का क्षेत्र है। इस भूमि में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और भूमिगत जो जल है उसमें फ्लोराइड पाया जाता है, जिससे दांत पीले पड़ना, हड्डियां कमजोर होना, कुबड़ निकलना, और इसी कारण नागौर व अजमेर के बीच में कुबड़ पट्टी व बांका पट्टी स्थित है। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया। तो अब अपने इसके संदर्भ में बात करते हैं कि जो नागौरी उच्च भूमि है इसमें खारे पानी की झील पाई जाती है। खारे पानी की जो झील है वो मुख्य रूप से तो यहाँ सांबर झील पाई जाती है, डीडवाना झील पाई जाती है और कुचामन झील पाई जाती है। ये झीलें हैं वो किस प्रदेश में पाई जाती है और यहाँ जिस पद्धति से नमक तैयार किया जाता है उस पद्धति का जो नाम है वो है केशतव पद्धति। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये जो नागौरी उच्च भूमि है इस प्रदेश में हरे कबूतर आते हैं। कौन से कबूतर? हरे कबूतर आते हैं। और ये जो हरे कबूतर है वो इस भूमि के अंदर सिर्फ विचरण करने आते हैं। हालांकि राजस्थान में हरे कबूतर सरिस्का अभयारण्य में, सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं और सरिस्का अभयारण्य है वो अलवर में है। ये आपने नोट करना है कि इस प्रदेश के अंदर विचरण करने के लिए आते हैं हरे कबूतर, और हरे कबूतर राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य अलवर में पाए जाते हैं। तो हरे कबूतर को उत्तर प्रदेश में, हरे कबूतरों को उत्तर प्रदेश के अंदर हरियल पक्षी कहा जाता है, हरियल पक्षी के नाम से जाना जाता है। आपको नागौरी उच्च भूमि के लिए बस इतना याद रखना काफी है। अब अपने नेक्स्ट करेंगे जो लूनी बेसिन है उसके संदर्भ में बात करेंगे। लूनी बेसिन के अंदर पढ़ते हैं 4 नंबर हमारा है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन और जो लूनी बेसिन क्षेत्र है या मैदान है इसके अंदर विद्यार्थियों जिले आते हैं। बाड़मेर आता है, बाड़मेर के बाद में जालोर आता है और जालोर के बाद में जोधपुर का क्षेत्र आता है और जोधपुर के बाद में आता है पाली का, और पाली के बाद में नागौर, और नागौर के बाद में बाड़मेर, जालोर, ये क्षेत्र आते हैं इस प्रदेश में। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली और नागौर का जो क्षेत्र है वो लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। अब ध्यान रखना है, आपने नागौरी उच्च भूमि पढ़ी है लेकिन उसका जो भाग है वो इस लूनी बेसिन में आता है। हालांकि भी अपने 3 नंबर पे नागौरी उच्च भूमि पढ़ी है लेकिन ये नागौर जिला भी लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। इस सिवाना बाड़मेर से लेकर बालोतरा तक, बालोतरा पड़ता है बाड़मेर में, बाड़मेर में, अर्थात सिवाना बाड़मेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक जो पहाड़ियां पाई जाती है उनको 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां कहा जाता है, ये याद रखना है आपने। 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है, माही नदी द्वारा निर्मित है, लेकिन 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में निर्मित है। और इस बालोतरा के पास में इन्हीं पहाड़ियों पर एक भैरू जी का मंदिर है जिसको बोलते हैं नाकोड़ा भैरू का मंदिर,
नाकोड़ा भैरव का मंदिर होने के कारण 56 की पहाड़ियों को कहा जाता है नाकोड़ा की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो हमारा प्रिय विद्यार्थियों, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का लघु मरुस्थलीय प्रदेश या अर्धशुष्क प्रदेश है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आपने एक लाइन ये लिखनी है कि जो हमारा थार का मरुस्थल है उस प्रदेश के अंदर, या तो थार का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है, युवा मरुस्थल है। युवा मरुस्थल की बात करें तो हमारा थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल को, ये जो थार का मरुस्थल है इसको विद्यार्थियों अरब देशों के अंदर, अरब जो देश है उन अरब देशों के अंदर कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। तो इसी मरुस्थल प्रदेश को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है और अरब देशों में इसको कबीर कहा जाता है। ये विद्यार्थियों आपने नोट करना है। और ये भी नोट करना है कि थार का मरुस्थल 0.05 प्रति वर्ग किमी दूरी तय करता है प्रति साल। प्रति वर्ष 0.5 किमी, प्रति वर्ष लिख देता हूं, किमी प्रति वर्ष दूरी तय करता है। दूरी तय करने का मतलब है मार्च करना। मार्च का मतलब है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने का काम मरुस्थल करता है मार्च अप्रैल में। मार्च और अप्रैल माह में आगे बढ़ने का काम होता है थार के मरुस्थल का, जिसको मार्च करना कहते हैं या मार्च कहते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी चोटियों के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।